इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद तीसरा मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है हेड्स ऑफ इनकम होता है। एग्जैक्टली हेड्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हेड्स ऑफ इनकम होता है इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अब ये बात करें हम, इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता था? कोई आदमी कहीं पर काम करता था, उसके बिहाफ में उसको सैलरी दिया जाता था। सैलरी के अलावा बेसिक, डीए, कमीशन, ये सब कुछ मिलता था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता था? किसी आदमी के पास अपना खुद का प्रॉपर्टी अदर देन हिज रेसिडेंशियल पर्पज हो तो वो रेंट पे दे सकता था, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हुआ करता था। तीसरा हेड्स है, एक आदमी अपना खुद का बिजनेस करता है या फिर अपना खुद का प्रोफेशनल एक्टिविटीज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, ये सब का काम करता है। उसका भी तो एक हेड्स ऑफ इनकम है, उसका भी तो अपना एक इनकम का सोर्स है। वो इनकम के सोर्स को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं। समझ आया? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन ये दोनों का अलग अलग चीज है। बिजनेस का हम लोग अलग तरीके से सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, और प्रोफेशन का हम लोग अलग तरीके से सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से, कैसे इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि अगर आप एक बिजनेसमैन होते हो, ठीक है, बिजनेसमैन अपना कौन सा स्टेटमेंट देखकर, कौन सा स्टेटमेंट बताकर अपना इनकम बताता है? बताइए। बिजनेसमैन अपने कौन से अकाउंट से, बिजनेसमैन के कौन से अकाउंट से हमको उसका इनकम का पता चलता है? पीएल। बिजनेसमैन क्या बनाता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट जो लिखा रहता है वही इनकम का पार्ट होता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन यहां पर जैसे लिख दिया, यहां पर बाई सेल है ना, एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं पीछे की तरफ में, सेल लिख दिया, यहां पर बाई क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक है, जो हम लोग अकाउंट्स में अपना सीखे थे, ये सब कुछ लिखना है। टू परचेजेस में है, मतलब नेट ही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रिटर्न करके समझ लीजिए। टू वेजेस है, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो टू साइड में होता है, यही ना। और फिर हमको क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता था पीएल में, याद है? फिर यहां पर टू सैलरी लिखते थे, सारे इनडायरेक्ट ऑफिस के खर्चे, ठीक है, तो रेंट लिखते थे, स्टेशनरी लिखते, बहुत कुछ समझ लो लिखते थे, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन लिखते थे, बैड डेट लिखते थे, पीबीडीडी लिखते थे ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखते थे, यहां पर इनकम फ्रॉम लॉटरी लिखते थे, इनडायरेक्ट इनकम नहीं हुआ, नहीं लिखी तो अलग बात है, लेकिन अगर आ जाता पीएल का क्रेडिट में तो कहां लिखती? अगर ट्रायल बैलेंस में दे ही दिया तो कहां लिखोगी? आज तक नहीं सीखी हो। इनडायरेक्ट इनकम हम कहां लिखते हैं बताइए? अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे और वहां पे ट्रायल बैलेंस में एक आइटम होगा विनिंग फ्रॉम ड्रीम 11, कहां लिखेंगे? भाई अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो यहीं पे लिखेंगे, उपाय तो है नहीं कुछ। समझ बात? अच्छा, हाउस रेंट रिसिप्ट तो लिखते थे ना यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं सर, कभी ऐसा नहीं करते थे हम लोग।
अरे लिखती काहे नहीं थी, हम बोले कि अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो क्यों नहीं लिखोगी, नहीं लिखोगी क्या? मान लीजिए ये आदमी लिख कर दिया है, जिसका हम इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं वो लिख कर दिया है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये लिखते थे डिस्काउंट लिखते थे, रिसिप्ड। अच्छा ये सुन लो, ये तो हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते थे, जो भी इनकम हुआ वो यहां लिखते थे, और एक्सपेंसेस और लॉस होता है तो उसको यहां लिखते थे। अब चैरिटी हम लोग कहां लिखेंगे? पीएल के डेबिट में ही लिखेंगे ना। डोनेशन अगर दिए हो तो कहां लिखेंगे? पीएल के डेबिट में ही लिखेंगे ना। ये आदमी भरसक अपना पीएल का डेबिट बना के टैक्स वाले के सामने रखा कि भैया आप मेरा इनकम चूज कर लीजिए, आपके हिसाब से क्या रूल है आप देख लीजिए। डिविडेंड रिसिप्ट भी यहीं पे आता था। इतना सारा इनकम होने के बाद यहां पर ये सब क्रेडिट करने के बाद बैड डेब्ट रिकवरी वगैरह भी तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहां पे लिखना होता है। यहां पर लिखने के बाद ये टोटल करता था और फिर यहां पे नेट प्रॉफिट लिखता था, यही ना। लॉस हो गया तो इधर लिखता था, यही होता था ना। ये सिंपल पीएल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सम्स में दिया रहेगा, ये सम का फॉर्मेट रहेगा। या तो वो इनकम स्टेटमेंट बनाकर देगा या तो एक तो ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट बनाकर देगा। तो इस ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट अगर बनाकर देगा तो हम लोग, अब हम लोग तो टैक्स ऑफिसर ठहरे। हम लोग कौन ठहरे? हमारा आंख तेज, हम हर खर्चा को, जितना भी उसके खर्चे हैं, उस हर खर्चे में हम देखेंगे कि क्या वो उसका खर्चा एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसा जांच पड़ताल प्रैक्टिकली नहीं होता छोटे मोटे फाइल्स में, लेकिन अगर ऑडिटिंग वगैरह हो जाता है तो सब कुछ होता है। तो हम क्या बोले, हम एज ए टैक्स ऑफिसर हम जांच करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा क्या गलती है, तुम्हारे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में क्या गलती है, क्या भूल है, ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं देख लीजिए। हम उसको देखा, सेल किया है ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का दाम बढ़ा के रखा है जानबूझकर, ऐसा कोई क्यों करेगा? उसका पॉलिसी है, बोला मेरा पॉलिसी है, या घटा के रख दिया है। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक को अगर वैल्यू, हम क्लोजिंग स्टॉक को घटा कर रख देंगे तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट अगर घटा के रखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हो जाने के कारण हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये चालाकी कर सकते हैं ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक को वो मान लीजिए घटा के नहीं बढ़ा के भी रख सकता है, अगर बढ़ा के रख दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये सारा एडजस्टमेंट हम लोग को यहाँ पे करना है। तो मान लीजिए हम क्लोजिंग स्टॉक से ही आपको स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक से हम टैक्स वाला बनकर देखना शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ओवर वैल्यूड है। क्या है? ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? अब आप सोचिएगा, फॉर्मेट में मत जाइएगा। ओवर वैल्यूड है मतलब क्रेडिट साइड अगर ट्रेडिंग अकाउंट का ज्यादा होता है, अगर ये साइड हमारा ज्यादा होगा तो ये साइड हम लोग टोटल करके फिर ये माइनस करके फिर ये निकालते हैं ना, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्रेडिट साइड जितना ज्यादा बड़ा होगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा आएगा। सही है कि नहीं है? क्योंकि क्रेडिट में से हम डेबिट माइनस करते हैं। तो क्रेडिट साइड का प्रॉफिट अगर ज्यादा हो जाता है तो डेबिट साइड में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया या घट गया? तो हमें क्या करना चाहिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए? कम कर देना चाहिए। देखिए यहां पर अब अपने फॉर्मेट में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया गया है। लास्ट लाइन में देखिए, हालांकि ये एडजस्टमेंट का स्टॉक, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक सबसे लास्ट में किया जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे टैक्स ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे पकड़ा उसको। ये आपका ओवर वैल्यूड है, और अगर वो कम दिखाया है, कम भी तो दिखा सकता है, उसका पॉलिसी है, बोला हम कम में दिखाते हैं, और जनरली सबको ही कम में दिखाता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर।
तो अगर वो कम में दिखाया है तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग इसको क्या करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे। उल्टा क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? घटेगा तो बढ़ा देंगे, बढ़ेगा तो घटा देंगे। देखिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड किए ना, क्योंकि घट गया है तो बढ़ा देंगे। अब आप ओपनिंग स्टॉक के साथ जाइए। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू अगर ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि ये घटने वाला चीज में है। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हमको इसको रेक्टिफाई करने के लिए ऐड करेंगे। और ठीक इसका उल्टा करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर कम दिखाया है तो कम लेस होगा, कम लेस होगा तो कम प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कम हो गया। तो यहां पे क्या करना है? इसको अंडर वैल्यूएशन को लेस करना है। इसमें डायरेक्ट है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। सिंपल सा पोएम। क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक सीधा होगा। समझ आया? ये गलती हम यहां पे पकड़े। उसके बाद उसका सैलरी का जांच पड़ताल किए। सैलरी का स्लिप होता है ना, तो देखे क्या कि 10,000 का सैलरी वो अपने बीवी को दिया है। सैलरी का जांच पड़ताल हुआ, स्लिप में पता चला 10,000 का उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ को वो सैलरी के तौर पे दिया है। हम बोलेंगे भाई आपकी वाइफ बिजनेस में आपके क्या करती है? टैक्स ऑफिसर पूछेगा ना उससे। टैक्स ऑफिसर को वो बोलेगा क्यों वाइफ काम नहीं कर सकती, मेरे फर्म में काम नहीं कर सकती? सीधा बात है भाई, काम कर सकती है, ठीक है, अटेंडेंस शीट दिखाइए। और कौन सा काम करती है ये भी बताइए, है ना? कोई तो क्या बोलते हैं उसको, कोई तो पोस्ट होगा उसका। तो पोस्ट क्या है? अगर वो पोस्ट है तो वो रोज आती होगी। देखो इतना कुछ होता नहीं है, बट मैं टैक्स सिखाने, ये पीजीबीपी सिखाने के लिए ये सब बोल रहा हूं, है ना? ऐसा वाइफ के लिए बताओ, टैक्स वाला देखो वाइफ को भी नहीं छोड़ता है। हाँ लेकिन उसका अटेंडेंस शीट में कोई नाम नहीं है, आज तक वो कभी बिजनेस में आई नहीं है। कहाँ है दुकानिया पता नहीं, दुकानिया नहीं पता है तो बिजनेस में कहां से आएगी, है ना? तो अगर वो बिजनेस में नहीं आई है और सैलरी का स्लिप में एक तो दाग मिल गया, उसको मिल गया ना, पंखा बंद कर दो, सैलरी के स्लिप में एक दाग मिल गया कि नहीं उसको, तो ये बोला कि भाई ये सैलरी का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हाँ ये है कि उसकी वाइफ काम कर सकती है, अगर वह है तो बिजनेस में आ सकती है, लेकिन अगर वो आई ही नहीं है तो आप सैलरी किस नाम पे दिए? अगर नाम पे दिए तो ये आपका पर्सनल खर्चा हो गया। और पर्सनल खर्चा आप बिजनेस के खर्चा में ना दिखाए ना, सीधा बात है। आप खर्चा करिए, क्यों नहीं करेंगे, करिए, बट आप पर्सनल खर्चा किए हो तो उसको बिजनेस के खर्चा में न दिखाए। तो ये हो गया आपका क्या, पता चला सैलरी में 6,000 रुपया, पूरा 60 लाख दिए, मतलब 60,000 दिया था, जिसमें 6,000 वो अपनी बीबी को दिया था, हु नेवर अटेंडेड द बिजनेस, वो कभी भी उसके ऑफिस को अटेंड नहीं की थी। समझ आया? ये सारा एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा कि ये सब चीज जांच पड़ताल हुआ है, ये सब स्क्रूटनी हुआ है, तो ये सब मिला है। रेंट, बाद में पता चला कि रेंट ये देता तो है लेकिन इसका खुद का ही मकान है वो, है ना? अगर ऐसा हुआ तो रेंट ये देता तो है, लेकिन अगर इसमें स्क्रूटनी में पता चला कि ये मकान इसी के नाम पर है, तो ये रेंट खुद को ही दे रहा है। ये सब छलावा काहे करते हैं जी आप? हम तो आपका टैक्स ले रहे हैं ना, तो आप रेंट अपने आप को दे रहे हैं, उसको बिजनेस का खर्चा बता रहे हैं। वो बोलेगा सेपरेट एंटिटी, बोले अकाउंट्स को एक बार साइड रखिए, सेपरेट रखिए, ये टैक्सेशन का बात, ठीक है? तो जो खर्चा आपका हुआ ही नहीं है उस पर आप कैसे टैक्स लेंगे, मतलब उसको आप कैसे खर्चा दिखा देंगे? तो इसको भी जांच पड़ताल किया, वो इसमें दाग मार देगा, यही तो दाग मार दिया, ठीक है? स्टेशनरी का बिल उसका ठीक है तो इसमें वो दाग नहीं मारेगा, स्टेशनरी को छोड़ देगा। समझो, ये पूरे कहानी पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, जो मेरा आज है ना, ये जो स्टोरी बता रहे हैं ना तुम लोगों को, ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, ये बैक स्टोरी है, ठीक है? ये कभी किसी चैप्टर में, किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? ये बेसिक्स है, बेसिक्स। आप ये चैप्टर कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे कि इसको क्या करना चाहिए, क्यों ऐड करना चाहिए, क्यों लेस करना चाहिए, वो बात का बात है।
स्टेशनरी चलो उसका सही है, तो इसमें दाग नहीं मारा, मतलब उसको खर्चा मान लिया। ये बोला डेप्रिसिएशन, ओहो, आप कौन सा मेथड से करते हैं डेप्रिसिएशन? वो बोला स्ट्रेट लाइन मेथड से। बोला हमारा मेथड अलग है, हमारा रेट अलग है। टैक्स के हिसाब से, आईटी एक्ट के हिसाब से टैक्स का अलग से रेट है, फिक्स है, और वो उसका डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका भी हमारा WDV है। तो आप जिस मेथड से भी डेप्रिसिएशन निकाले हो, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तो दाग मार दिए इसमें। टैक्स वाले को सर रिटन डाउन वैल्यू इसको फॉलो करता है, लेकिन उसका भी तरीका अलग से। वो ये इतना देखता नहीं कि 3 महीना यूज हुआ है या 36 दिन यूज हुआ है, वो डायरेक्ट 180 दिन देखता है। 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है तो साल भर का डेप्रिसिएशन, 180 दिन से कम हुआ तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन, सीधा बात। उतना माथापच्ची वो नहीं करता। इसका भी एक अलग से इसमें सब चैप्टर है। क्या है? उसके सम्स भी आते हैं, जैसे अपने सैलरी में था ना सब चैप्टर, ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, वैसे भी इसमें डेप्रिसिएशन के ऊपर सब चैप्टर है। बैड डेप्ट, पैसा डूब गया। अच्छा, पैसा डूब गया तो आप क्या किए? उसको वसूलने का, उसका कोई भी एक्ट, मतलब कुछ भी एक्शन लिए? पैसा कैसे डुबा देंगे आप? बोला हाँ केस चल रहा है, तब ठीक है, अलाउ है। बोलेगा नहीं, इसका पता ही नहीं, मार दिया, चोर चोटा चमार पैकेट मार था, लेके भाग गया पैसा। अगर ऐसा कहानी सुना है तो क्या बोलेंगे हम? नहीं भैया हम ऐसा नहीं समझेंगे, तो हम आप अलाउड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? तो अगर अलाउड नहीं करेगा तो आपको वापस से ऐड बैक करना होगा। देखिए यहां लिखा हुआ एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ये वाला जो टॉपिक है, ये देखिए ये वाला जो टॉपिक है लिखा हुआ एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल बट डिसअलाउड बाय इनकम टैक्स। बट इनकम टैक्स उसको क्या करता है? डिसअलाउड करता है। कैसे बनाएंगे बाद में? पीबीडीडी। आप पीबीडीडी करके अकाउंट्स का रूल फॉलो करिए। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होता है, तो क्या आप पैसा डुबा देते हो? पैसा तो आपके पॉकेट में ही रहता है ना। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का मतलब क्या हुआ? आपके पास प्रोविजन बचा है, तो पीबीडीडी होगा क्या? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। क्या है ये? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमको है बुद्धू बनाने, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हो? एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा रख लेते हो, खर्चा हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये हमें अलाउड करेंगे? नहीं। अपना पैसा को आप 10 जगह रखिए, हमको तो उससे लेना देना नहीं है। जनरल रिजर्व में रखिए, फ्यूचर के लिए रखिए, सही बात है, लेकिन हम उसको खर्चा कैसे मान सकते हैं ना? खर्चा तो नहीं मान सकते ना। चलिए ये भी हम डिसअलाउड कर दिए। चैरिटी करने आए हैं, चैरिटी करने आए हैं, करिए, दान पुण्य करिए, पर्सनली करिए। बिजनेस की तरफ से क्या चैरिटी कर रहे हैं, है ना? चैरिटी भी नहीं हम अलाउड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो अलग का बात है। वो बोल देगा भाई चंदा वंदा तो देना पड़ता है आसपास के लोगों को, वो दूसरा चीज हो गया। लेकिन डोनेशन, डोनेशन टू बीजेपी, डोनेशन टू TMC, है ना, या डोनेशन टू चिल्ड्रन ड्रॉट रिलीफ फंड, बहुत सारा डोनेशन होता है। इसके लिए हम आपको अलग से डिडक्शन देते हैं ना। जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 6A, वो चैप्टर हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। डिडक्शंस, सारा सैलरी वैलरी जोड़कर डिडक्शंस क्या होता है, क्या क्या छूट मिलता है आपके टोटल इनकम से, उसको हम लोग कहते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो वहां आप लेस करिएगा, वहां भी माइनस करवाइएगा और यहां भी माइनस करवाइएगा, तो दो जगह माइनस नहीं हो गया? तो इसको हम अलाउ करें क्या? नहीं करेंगे, डोनेशन को नहीं करेंगे, चैरिटी देखा जाएगा, देखते हैं। बोला ठीक है भैया, आप खर्चा तो देख लिए, इनकम तो देखिए, मेरा बिजनेस से रिलेटेड इनकम है कि नहीं है? इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये इस हेड का नहीं है। कौन सा हेड का है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। हाउस रेंट इस हेड का नहीं है। कौन सा हेड का है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। रेंट रिसीव, ये तो हो गया। इंटरेस्ट इस हेड का नहीं है। कहां का है? अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है ये। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेल ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल गेन है, ये नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है, ये सब इनकम हम नहीं लेंगे। तो भैया एक तरह से आपको देखो यहाँ पे दिया, आपको आपका खर्चा ऐड भी किया तो कई इनकम माइनस भी किया, ठीक है। तो आपका जो ये प्रॉफिट जो परोसा गया था, आपने जो उसके सामने परोसा है,
वो टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट नहीं है। ये जो प्रॉफिट आपने परोस के रखा है ना, ये किसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं है? तो टैक्स पहले उसको अपने हिसाब से बनाएगा और फिर उस पर टैक्स लेगा। समझ आया ये लेक्चर? तो ये हो गया पीजीबीपी का बैक स्टोरी। पीजीबीपी शॉर्ट नेम ऑफ दिस चैप्टर, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चैप्टर क्या चल रहा है? पीजीबीपी, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग। और इसका ये बैक स्टोरी है और ये 20 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो आप क्लोज कर लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में जाइएगा।